अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम नाज़ो है। आज बहुत ज़ोरदार बारिश हुई थी। पानी से सब कुछ बह गया था। मैं गैलरी में खड़े होकर इधर-उधर देख रही थी, लेकिन मैं छत पर जाना चाहती थी। वहाँ से नदी, नाले और हरे-हरे पहाड़ देखना चाहती थी। मैंने अपनी सास को इधर-उधर देखा, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आई। जब से मेरी सास को पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ, तब से उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वो मुझे हर वक्त आराम करने का मशवरा देती रहती थी। मुझे छत पर जाने देना तो दूर, चारपाई से भी निकलने देती थी। लेकिन आज काफी दिनों बाद इतनी अच्छी बारिश हुई थी, इसे देखकर मेरा दिल मचल गया। इसीलिए घर वालों की नजरों से छुपकर मैं छत पर चली गई और हर तरफ फैली खूबसूरती को देखने लगी। मेरे चारों तरफ हरियाली थी। ये मंजर देखकर मेरी रूह को सुकून मिला। लेकिन अचानक मेरी नजर एक दरख्त पर पड़ी तो मेरा दिल कुछ खो बैठा। मैं उम्मीद से थी और इस बात को 6 माह हो चुके थे, लेकिन मेरा पेट अभी भी मेरी कमर से जुड़ा हुआ था। मुझे अपने बच्चे की बात फिक्र हो रही थी। जब मैं अपनी सास को अपनी फिक्र बताती तो वो कहती कि तुम बिल्कुल पागल हो, ये तुम्हारा पहला बच्चा है, तुम्हें क्या मालूम कि इसके दौरान औरत में क्या क्या तब्दीलियां होती हैं। मेरी सास बहुत सख्त थी, इसीलिए मैं अपनी शकू को शुबात को दबा कर रखती थी। मेरी सास पहले अक्सर मुझे मेरी गलतियों के लिए डांट देती थी, लेकिन अब तो बड़ी से बड़ी गलती पर उफ तक नहीं करती थी। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी रोशन से हुई। मैं ससुराल आई तो माँ को याद करके खूब रोती थी, क्योंकि इससे पहले मैं उनसे एक दिन के लिए भी अलग नहीं हुई थी। फिर अचानक बिछड़ने की बारी आई तो दिल ये सब सह न सका। मैं नहीं जानती थी कि कुछ लोग इतनी कम उम्र में अपनी बेटियों की शादी क्यों कर देते हैं। मेरे ससुराल में मेरे शौहर, सास और नंद मीना रहती थी, जो मुझसे चंद ही महीने बड़ी थी। मेरी सास इसके लिए भी रिश्ता तलाशने में लगी रहती थी। मीना के साथ मेरा बहुत अच्छा लगाव हो गया था। वो भी मेरे साथ घुल मिल कर रहती थी। हम बहुत करीबी दोस्त बन गई थी। लेकिन फिर अचानक वो मुझसे दूर रहने लगी। मैंने कई तरीकों से उसकी मुझसे दूरी के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बताती थी। मैंने अपनी सास से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अब बड़ी हो गई है, अब उसे अकल आ गई है। वो तुम्हारी तरह पागल नहीं जो सारा दिन उड़ती फिरती रहे। मीना सुबह शाम इबादत करती रहती थी। उसने शादीशुदा औरतों की तरह बड़ी सी चादर पहननी शुरू कर दी। मेरे शौहर रोशन अक्सर हंसते हुए कहते थे कि लगता है तुम दोनों को एक साथ ही अकल आ गई है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक बच्चों की किलकारियों से मेरा सहन वीरान था। मेरी सास मुझे ताने मारती और कहती कि मैंने रोशन के लिए एक छोटी लड़की को इसलिए चुना कि वो हमारे आंगन को ज्यादा बच्चों से भर देगी, क्योंकि मेरी सास को लगता था कि बड़ी उम्र की लड़कियां कम बच्चों को जन्म देती हैं। फिर मेरी सास ठंडी आह भरकर कहने लगी, मुझे क्या पता था कि मैं गलत लड़की से इस बात की आस लगाकर बैठी हुई हूँ। मुझे अपनी सास की बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैंने रोशन को माँ की बातें बताकर इसका मतलब जानना चाहा तो वो फौरन परेशान हो गए। वो अपनी माँ के पास गए और एकदम गुस्से में बोले कि मैं आज के बाद अपनी बीवी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुनूंगा। तब कहीं जाकर मेरी सास की जबान को ब्रेक लगी। फिर एक रात मैं बहुत बीमार हो गई तो मेरी सास मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले गई। नर्स ने खुशखबरी सुनाई कि मैं उम्मीद से हूँ। मेरी सास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मुझे बहुत प्यार किया। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकी। फिर जब हम घर आकर ये खबर सुनाई तो सब बहुत खुश हो गए। मैं मीना के कमरे में गई तो वो नमाज पढ़ रही थी। जब मैंने मीना को ये खुशखबरी सुनाई तो उसकी आंखों से कई मोती टूट कर गिर गए। उन्होंने मुझे गले लगाकर मुबारकबाद दी और कहा कि अपना ख्याल रखना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सास और नंद इतने जज्बाती हो जाएंगे। मैं भी खुशी खुशी छत पर चली गई। कुछ देर के बाद मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं छत से उतर जाऊं, मगर मेरी बदकिस्मती से तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं डर के मारे कांप रही थी। अगर घर का कोई और मुझे ऊपर देखता तो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ती। मैं फौरन सीढ़ियों के पास दीवार के पीछे छुप गई। जैसे जैसे कदमों की आहट करीब आ रही थी, वैसे वैसे मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। तब मैंने मीना को छत पर चढ़ते हुए देखा। उसके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल था। मैं तो ये देखकर ही दंग रह गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ये रवायत नहीं थी कि लड़कियों के पास भी मोबाइल हो। सिर्फ घर के मर्दों को मोबाइल रखने की इजाज़त थी। मीना रो रो कर फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह बदल दिया है, अब तो मुझे अपना लो।
मैंने अपनी मासूमियत भी तुम्हारे लिए ख़त्म कर दी, इज्जत को दांव पर लगाने जा रही थी। तब मैंने नीचे से अपनी सास की आवाज़ सुनी। वो मीना को पुकार रही थी। मीना ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और नीचे चली गई। मैं भी दबे पांव नीचे उतरकर अपने कमरे में जाकर छुप गई। मेरे कानों में अभी तक मीना की आवाज़ गूंज रही थी। मुझे उसकी बहुत तशवीश हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे खाई में गिरने से कैसे बचाऊं। इसीलिए मैंने अपने शौहर से बात करने का फैसला किया। लेकिन मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे शौहर जज्बात में आएंगे और ये कदम उठाएंगे। शाम को जब मेरे शौहर ड्यूटी से वापस आए तो मैंने उनसे इधर उधर की बातें शुरू कर दी। फिर मैंने कहा कि आप मीना के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखें और उसकी शादी कर दें। शौहर ने लापरवाही के अंदाज में कहा कि मेरे वालिदैन अभी जिंदा हैं, खुद ही उसकी कहीं न कहीं शादी करा देंगे। मैंने हौसला करके कहा, रोशन, मुझे मीना का चाल चलन ठीक नहीं लगता। इससे पहले कि वो आप लोगों पर बदनामी का दाग लगा जाए, उसका मुनासिब रिश्ता तलाश। मेरी बात अभी ख़त्म में नहीं हुई थी कि रोशन का एक हाथ मेरे चेहरे पर आकर टकराया था। आखिर वो चिल्लाने लगे थे। हमारे 5 साल की इज़्दवाजी ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था। मैं तो हैरान होकर गाल पर हाथ रखकर उनकी तरफ देखे ही जा रही थी। उसी वक्त हमारे कमरे का दरवाज़ा खोलकर मेरी सास कमरे में दाखिल हुई और वो रोशन को डांटने लगी। वो बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मालूम है वो उम्मीद से है, ये उसके बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रोशन ने कहा, माँ, अगर तुम इसकी बात सुनोगी ना तो तुम इसे हाथ से पकड़कर इस घर से बाहर निकाल दोगी। मैंने तो सिर्फ एक थप्पड़ ही मारा है। मैंने रोशन को अजीब सी नज़रों से देखा। अगर मेरी कही गई बात अगर वो सास को बता देते तो वो मुझे खड़े खड़े ज़मीन में गाड़ देती। लेकिन रोशन इतना कहने के बाद कमरे से निकल गए और मैंने चैन की सांस ली। मेरी सास ने मुझसे जानने की कोशिश की कि आखिर किस बात पर रोशन को गुस्सा आया था, मगर मैं कुछ नहीं बोली। और अब मैंने खुद ही कुछ करने का सोचा। मैं मीना पर हर वक्त कड़ी नज़र रखने लगी। अब मुझे पता चल गया था कि मीना सारी रात क्यों दुआ करने के लिए बैठती है। वो रो रो कर इतनी दुआएं क्यों मांगती है। जैसे ही आधी रात होती है मीना अपने कमरे से बाहर आ जाती है और वो पूरे घर में घूमती थी और उस लड़के से बातें करती रहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मीना को आग में झोंकने से कैसे बचाऊं। अगले सुबह मीना इधर उधर भाग भाग कर घर का सारा काम कर रही थी। उसकी कोई हरकत देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो रात भर सोई नहीं है। मैं अपनी सास के साथ आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी। तभी हमारे गांव की दाई हमारे घर में दाखिल हुई। वो आते ही मेरी सास से शिकायत करने लगी कि माँ जी, आप तो जानती हैं कि मैं इस गांव की सबसे तजर्बाकार दाई हूँ, लेकिन आपने तो मुझे इशारा भी नहीं लगाने दिया कि आपकी बहू उम्मीद से है। ऐसा लगता है आपने नई दाई को काम पर रखा है। ये बात सुनकर मेरी सास सोच में पड़ गई और बोली, नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी बहू को मामला बहुत पेचीदा है। डॉक्टर ने मुझे दाई से चेकअप करवाने से मना किया है। मैं हैरत से अपनी सास की तरफ देखने लगी। वो तो बड़े आराम से झूठ बोल रही थी। मैंने एकदम से अपने पेट से चादर हटाई और दाई से कहा, देखो तो मेरा बच्चा ठीक तो है ना? दाई ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी सास की तरफ देखकर बोली, मेरी आंखें तो एक्सरे मशीन है, तेरी बहू तो उम्मीद से लग ही नहीं रही। मेरी सास को अचानक गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहा, चलो उठो यहाँ से और चाय बनाओ। तो क्या सारा दिन बैठकर बातें बनाती रहती है? मैं उठकर किचन में आ गई। मैं चाय बना रही थी और साथ साथ रो रही थी। मेरी सास का अजीब सा बर्ताव मुझे रोने के लिए मजबूर कर रहा था। कैसे वो मेरे पेट से ना होने की खबर से फौरी तौर पर बदल गई। फिर मुझे अपने बच्ची की फिक्र सताने लगी। तभी मेरी सास मेरे पास आई और मुझे रोता हुआ देखकर गले से लगा दिया और बोली, पगली है तुम तो गांव की अनपढ़ दाइयों के सामने बैठ गई थी। तुम्हें नहीं पता कि उसने अपने अनपढ़ होने की वजह से कितनी औरतों के बच्चों को मार डाला। ये खुद को तजर्बाकार बोलती है पर है नहीं। इससे ज़रा बच के रहना। फिर मेरी सास ने मुझसे वादा किया कि वो मेरी तसल्ली के लिए सब मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। तब कहीं जाकर मुझे चैन मिला। मैं रोशन से भी नाराज़ थे, इसीलिए शाम को जल्दी सोने के लिए लेट गई। सब मेरे उठने से पहले वो अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे। मैंने अपनी सास को डॉक्टर के पास जाने के लिए जिद की तो वो मुझे लेकर चली गई। खातून डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो मुस्कुरा कर बोली, माँ और बच्चा ठीक है। फिर मैंने लेडी डॉक्टर से कहा कि फिर मेरा पेट क्यों उभार कर बाहर नहीं आ रहा। लेडी डॉक्टर हंसते हुए कहने लगी कि फिक्र करने की बात नहीं है, कुछ औरतें बच्चा पैदा करने में इतनी ही पतली होती हैं जितनी वो पहले होती हैं।
پھر انہوں نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور مجھے میری رپورٹس دکھائے۔ تب کہیں جا کر میرے دل کو تسلی ہوئی، ورنہ میں تو دائی کی باتیں سن کر ہی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں اس تناؤ سے باہر نکلی تو ایک بار پھر مجھے مینا کی حرکات پریشان کرنے لگی۔ وہ ہر رات کسی کے ساتھ فون پر گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتی تھی۔ ایک رات میں مینا کی یوں ہی جاسوسی کر رہی تھی، تب میں نے اسے ٹیرس پر جاتے دیکھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ رات کے 2 بجے وہ ٹیرس پر کیا لینے جا رہی ہے۔ مجھے تشویش ستا رہی تھی کہ کہیں اس کا گھر سے بھاگنے کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں نے اتنا بڑا قدم اٹھانے سے روکنے کے لیے روشن کو نیند سے جگا دیا۔ وہ گھبرا کر بولا، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے زور سے کہا، مینا گھر سے بھاگنے لگی ہے۔ روشن ڈر گیا اور اس نے مجھ سے کہا، وہ کہاں ہے؟ میں نے روشن کو اپنے ساتھ ٹیرس پر لے گئی تو مینا عبادت کر رہی تھی۔ روشن میری طرف کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ تبھی کسی کے کودنے کی آواز سنائی دی۔ کوئی ہمارے گھر کے ٹیرس سے نیچے کود گیا۔ روشن اس طرف دوڑ کر گیا لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ جب مینا بولی تو اس کی آواز میں سمندر جیسا سکون اور توقف تھا۔ بھابھی، آپ نے بلی کو ڈرا کر بھگا دیا۔ ہماری تو ابھی ابھی دوستی ہوئی تھی۔ پہلے وہ مجھ سے ڈرتی تھی، پاس بھی نہیں آتی تھی۔ آج جب اس نے مجھ پر اعتماد کیا کہ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی تو آپ نے اسے ڈرا دیا۔ روشن نے میرے اور مینا کی طرف دیکھا اور نیچے چلے گئے۔ مینا بولی، بھابھی میری جاسوسی کرنا بند کر دو، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بد دعا آپ کے بچے کو لگ جائے اور آپ پھر سے ایک بار خالی دامن رہ جائیں۔ ماں اس بار تمہارے پھر سے امید سے ہونے کا انتظار بھی نہیں کرے گی۔ وہ بھائی کی دوسری شادی کر کے ہی چپ رہے گی۔ میں نے مینا کی باتیں سن کر اندر تک کھل گئی۔ میں چپ چاپ واپس لوٹ آئی۔ وہی تو سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ مینا گھر کا کام کاج کر رہی تھی، ساس اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور روشن اپنے کام پر چلے گئے تھے۔ اس رات کے بعد مینا مکمل طور پر بدل گئی۔ میں نے نہ تو اسے کسی سے فون پر بات کرتے دیکھا اور نہ راتوں کو ٹہلتے۔ وہ عبادت کر کے گھر کے کام میں لگ جاتی تھی۔ لیکن اس رات کے بعد مینا اور میں نے مکمل طور پر ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیا۔ میرا دھیان بھی اس سے ہٹ گیا کیونکہ میری ساس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارا 9واں مہینہ چل رہا ہے، اب تم کبھی بھی ماں بن سکتی ہو، اسی لیے تیاری کر کے رکھو۔ میں اپنے بچے کو کپڑے وغیرہ بنانے میں مصروف تھی۔ میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی تو عجیب سا محسوس ہونے لگتا۔ ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ گولی ہے، اسے یاد کر کے کھا لینا، اس سے تمہیں بچے کو جنم دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں نے اس لفافے کو اپنی ساس سے بہت خوشی کے ساتھ لے لیا۔ میرا دل ایک دم بہت ہی خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں خوش ہو جاتی تو اگلے ہی لمحے ڈر کے مارے میرا موڈ خراب ہو جاتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ صبح کیا ہوگا۔ میں من ہی من میں مسلسل اداس دعا کر رہی تھی۔ اپنی خوشی اور ڈر کے مارے میں وہ گولی کھانا ہی بھول گئی۔ لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کے قریب میری آنکھ پھر سے کھل گئی۔ میں نے سونے کی کوشش کی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا اٹھ گئی ہوں تو ایک بار پانی پی کر ہی سو جاتی ہوں۔ جب میں گھر کی کچن کی طرف جانے لگی تو کمرے سے باہر نکلی مجھے مینا کے کمرے سے عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ چلا رہی تھی۔ میں یکدم ڈر گئی۔ مجھے فکر تھی کہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ میں مینا کے کمرے کی طرف تیزی سے جانے لگی۔ جیسے جیسے میں اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی اس کے چلانے کی آواز بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں کپکپاتے ہاتھوں سے مینا کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میں سن ہو گئی۔ مینا کی ڈیلیوری ہو چکی تھی اور میری ساس نے مینا کے بیٹے کو پکڑ رکھا تھا۔ وہی خاتون ڈاکٹر جس نے مجھے میرے پیٹ سے ہونے کی خبر سنائی تھی، وہ مینا کی ڈیلیوری کر چکی تھی۔ میں ہکا بکا ہو کر ان کا منہ تاک رہی تھی۔ میری ساس نے مینا کے بیٹے کو میرے قدموں میں رکھ دیا اور وہ بھی میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اس نے کہا، بیٹی مجھ پر اور اس معصوم بچے پر بھی ایک احسان کرو، اسے اپنا سمجھو۔ بس اتنا سمجھ لو کہ آج مینا نے نہیں بلکہ تم نے اس بچے کو جنم دیا ہے۔ تم اس ڈیلیوری سے گزری ہو۔ میں گھبرا گئی اور بولی، لیکن اب میرے بچے کے ڈیلیوری کا وقت تو صبح کا ہے نا۔ تبھی وہی خاتون ڈاکٹر آگے بڑھی اور بولی، بیٹی تم تو بانجھ ہو، تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ تمہاری ساس میری دوست ہے، اس نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ تم ماں بننے والی ہو۔ آگے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں تڑپ کر اپنی ساس کی طرف بڑھی۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ساس بولی، دراصل جب تمہاری شادی ہوئی تب تم بالکل ہی معصوم اور ناسمجھ لڑکی تھی۔ مجھے لگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں عقل آ جائے گی، لیکن یہ میرا اندازہ غلط نکلا تھا۔
लेकिन शादी के 5 साल बाद भी तुम पहले दिन की तरह मासूम हो और तुम्हारा ये भोलपन मेरे काम आ गया। मैंने 4 साल तक इंतज़ार किया कि तुम मुझे पोते पोती की खुशखबरी दोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं तुम्हें लेडी डॉक्टर के पास ले गई और तुम्हारा चेकअप करवाया, तो उसने मुझे बताया कि तुम तो बांझ हो और तुम माँ ही नहीं बन सकती। फिर मैंने रवायती माँ बनने के बारे में सोचा। मैंने मन ही मन में ठान लिया था कि मैं तुम्हें तलाक दिलवाऊंगी। जब मैं रोशन से उसकी दूसरी शादी के बारे में बात करती तो वो भी मान गया था। मैं रोशन के लिए लड़की ढूंढ रही थी कि तब एक दिन अचानक मीना मेरे कदमों में गिरकर रोने लगी, माफ़ी मांगने लगी। मीना ने कहा कि माँ, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया और अब मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनने के बाद तो जैसे मेरे ऊपर एक पहाड़ गिर गया था। मैंने मीना को खूब मारा भी था। तब उसने बताया कि उसने हम सब से छुप कर पड़ोस में आए हुए एक मेहमान लड़के से शादी कर ली थी। वो किसी दूसरे गांव से आया था। वो रोज रोज मीना से छत पर आकर मिल लेता था। मीना को अपने घर वालों का डर रहता था, इसीलिए मीना ने उस लड़के से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर वो लड़का कहने लगा, मेरे वालिदैन मेरे बचपन में मर गए थे। अब मैं अपनी चाची के घर में रहता हूँ, जो कि मेरी शादी अपनी बेटी से करवाना चाहती हैं, लेकिन मैं तुम्हारे से प्यार करता हूँ, इसीलिए तुमसे ही शादी करूँगा। मगर अभी मैं चाची के घर रहता हूँ, इसीलिए हम चुप कर शादी कर लेते हैं। जब मेरा अपना घर बन जाएगा तब मैं तुम्हारे घर वालों के सामने आकर रिश्ता मांग लूंगा। मीना अभी ना समझ थी, इसीलिए उस लड़के की बातों में आ गई और उससे निकाह कर लिया। उसने मीना को मोहब्बत के जाल में फंसाकर इसका फायदा उठाने के चक्कर में उसे शादी के बंधन में बांध दिया। वो निकाह के बाद मीना से छुप छुप कर मिलता रहता और जब उसका मन मीना से बढ़ गया तो उसे छोड़कर भाग गया। मगर हम इस बच्चे को ज़ाया नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि हमें अल्लाह से खौफ आता था। फिर तुम भी बांझ निकले, इसीलिए हमने ये प्लान बनाया, मगर आज तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए तुम हमारी इज्जत रख लो बेटी। ये कहकर मेरी सास रोने लगी। मन ही मन में रो तो मैं भी रही थी, क्योंकि मैं बांझ थी, मगर सास ने मुझसे ये बात छुपा ली। मगर मीना मेरे शौहर की बहन थी, इसीलिए मैंने उसके बच्चे को अपना बच्चा कह दिया, क्योंकि ये उन दोनों का जायज़ बच्चा था। डिलीवरी के कुछ दिनों बाद हमने मीना की शादी कर दी और मेरा शौहर भी बहुत खुश था, क्योंकि उसे औलाद जैसी नेमत मिल चुकी थी।